Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in 38th lecture of Mechanics of Material, and today we are starting new unit number 4, strain energy and impact loading. Actually this unit is divided in two parts. So first part is strain energy and impact loading, and another part, that is a remain part of fourth unit, is principal stresses. So let us start with the first, strain energy and impact loading. So unit will start with the definition first. स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ड्यू टू स्ट्रेनिंग इफेक्ट इज नोन एज अ स्ट्रेन एनर्जी. अब ये स्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या है? मान लो आप किसी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो स्ट्रेनिंग इफेक्ट हो गया, या फिर किसी बॉडी को आप कॉम्प्रेस कर रहे हो तो वो स्ट्रेनिंग इफेक्ट हो गया, या फिर किसी बॉडी को आप ट्विस्ट कर रहे हो, एक एंड से रिजिडली कनेक्टेड करके दूसरे एंड को उसको आप ट्विस्ट टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो उसको, ओके. सो हेलिक्स फॉर्म हो रहा है ओवर द बॉडी, तो ये हो गया स्ट्रेनिंग इफेक्ट. बॉडी इज अंडर द प्रेशर एट दैट सिचुएशन. तो जब बॉडी पे पर्टिकुलर लोड एक्ट है और वो बॉडी बियर कर रही है, सो उतने मोमेंट के लिए, वो टाइम के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होगी. उस एनर्जी को बोलेंगे हम स्ट्रेन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं, तो अगर अपने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके रखा है तो द टाइम पीरियड अप टू विच स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड, पर्टिकुलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग, ओके. बिकॉज वेन एवर यू रिलीज द प्रेशर और द लोड अप्लाइड ओवर द स्प्रिंग, सडनली वो क्या है, बाउंस हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, ओके. तो मतलब क्या, ये किस वजह से हुआ कि कोई एक एनर्जी उसमें स्टोर्ड थी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ओके. This energy will be stored in the body when load is applied gradually, suddenly or with an impact. तो आप लोड कैसे अप्लाई करते हो उस पर भी डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी स्टोर्ड है. अगर आप लोड ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हो, सडनली अप्लाई कर रहे हो और इम्पैक्ट से अप्लाई कर रहे हो, डिपेंड होगा. जैसे कोई कपड़ा है, आपने उसको पूरा का पूरा स्ट्रेन करके रखा है, निचोड़ के रखा है, ओके. सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ दैट बॉडी, पर्टिकुलर एनर्जी विल बी स्टोर्ड. कि जैसे आपने वो प्रेशर, वो फोर्स आपने हटा दिया तो उसकी जो हेलिक्स है, ठीक है, वो निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो ये वैसे तो कॉटन मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो भी इलास्टिक मटेरियल है, जैसे लाइक रबर, स्प्रिंग, जितने मटेरियल है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करके रखो या फिर उसको कॉम्प्रेस करके रखो, तो जब आप वो फोर्स उस पर से हटा दोगे, वो प्रेशर आप उसमें से रिलीज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट एक्ट होगा उस पर. आइदर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डिफॉर्मेशन होगा, या फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाएगा. तो जो कुछ भी इस पर ये एक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कि जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड थी उसकी वजह से हो रहा है. तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी, ओके, क्लियर. सो स्ट्रेन एनर्जी इज व्हाट? Energy which is absorbed in the body due to straining effect. Straining either may be defined as stretching or compressing, or we can say twisting. So these are the effects, or these are the actions due to which strain energy may stored in the body, okay. और लास्ट सेंटेंस में क्या है कि अगर लोड डिपेंड करेगा कि लोड आप कैसे अप्लाई करें, कि लोड अगर ग्रेजुअली अप्लाइड है, लोड अगर सडनली अप्लाइड है, या फिर लोड इम्पैक्ट के साथ में अप्लाइड है, उस पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ओके, इट्स मैग्नीट्यूड. देन रिजाइलेंस इज व्हाट? इट इज एज सेम एज द स्ट्रेन एनर्जी. रिजाइलेंस मतलब स्ट्रेन एनर्जी को ही रिजाइलेंस बोलते हैं. सो रिजाइलेंस क्या है? द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज अ रिजाइलेंस, है ना. स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में स्टोर्ड है उसको रिजाइलेंस बोलते हैं. स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में कब स्टोर होती? जब वो बॉडी को हम स्ट्रेनिंग इफेक्ट देते हैं. स्ट्रेनिंग इफेक्ट मतलब क्या है? उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, कुछ भी करके रख रहे हो, ओके. अंडर प्रेशर अगर उस बॉडी को आपने रखा, तो जैसे आप प्रेशर रिलीज करोगे तो वो बॉडी मूव होगी, डिस्प्लेस होगी, या फिर डिफॉर्म होगी, कुछ भी होगा उसके साथ में, या फिर नॉर्मल पोजिशन पे आएगी. तो
जो इफेक्ट इस पर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से हो रहा है, और इस एनर्जी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, अलग उसका नाम है रिजाइलेंस। ओके, सो आई रिपीट, व्हाट इज रिजाइलेंस, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी stored in a body known as resilience. Okay, now the next term is proof resilience. What is proof resilience? Proof मतलब क्या, secured, okay, safe. So we can say safe resilience. अब safe resilience क्या रहेगा, देखो, the maximum strain energy stored in a body is known as proof resilience. इससे कुछ क्लियर हुआ क्या, नहीं, ये तो हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा है हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी, तो यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम, तो वैसे मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज नोन एज अ रिजाइलेंस, इट इज नॉट नोन एज अ प्रूफ रिजाइलेंस। ये प्रूफ कब हो जाएगा, गिवन रिजाइलेंस है फिर गिवन स्ट्रेन एनर्जी प्रूफ या सिक्योर्ड कब होगी, सेफ कब होगी, जब बॉडी पे एक्ट होने वाला जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट में रहेगा। ओके, स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन बॉडी इज स्ट्रेस्ड अप विथ टू इलास्टिक लिमिट। मतलब जैसे हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि बॉडी को अगर आप स्ट्रेच करते हो, कॉम्प्रेस करते हो या फिर ट्विस्ट करते हो तो बॉडी में एक स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी स्ट्रेन एनर्जी को हम रिजाइलेंस बोलते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप बॉडी को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर कितना कॉम्प्रेस कर रहे हैं या फिर कितना ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कितना होना चाहिए, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। हमने पहले यूनिट में डिस्कस किया था इलास्टिक लिमिट क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए लगे तो उसको रिवाइज कर देता हूँ। इलास्टिक लिमिट क्या है, एक ऐसी लिमिट, एक ऐसी एंडोरेंस लिमिट जहाँ तक आप अगर बॉडी को स्ट्रेच, कॉम्प्रेस या ट्विस्ट कर रहे हो, अगर आपने वही फोर्स छोड़ दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ रही है। ओके, तो इतना ही मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स आपको अप्लाई करना है या फिर लिमिटिंग स्ट्रेस आपको अप्लाई करना है, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म तो होगी लेकिन जैसे आपने रिलीज़ किया तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। तो जितना वो मैक्सिमम बियर कर सकता है बस उतना ही उस पर अप्लाई करना है। तो स्ट्रेस शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट। तो अगर आप इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी बॉडी में, उसको बोलेंगे हम प्रूफ रिजाइलेंस। अब क्लियर है? ओके, रिजाइलेंस मतलब क्या, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, बट प्रूफ रिजाइलेंस मतलब क्या, total strain energy but when stress is applied up to elastic limit. And what is meant by elastic limit? Elastic limit is a limiting value of force or stress up to which body will deform, but when that force or pressure is removed from the body will regain its original shape and size. Okay, so now the next term, I hope आपको clear हो रहा है। next definition है modulus of resilience. So modulus of resilience is defined as proof resilience per unit volume. मैथमेटिकली बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस को, मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस इज प्रूफ रिजाइलेंस, मतलब प्रूफ रिजाइलेंस बोलो या फिर स्ट्रेन एनर्जी बोलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ रिजाइलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, okay, per unit volume. So this ratio is known as the modulus of resilience. Now फर्स्ट डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था, देखो फर्स्ट डेफिनेशन और जो बॉटम सेंटेंस है वो, उसमें क्या लिखा था हमने, when load is applied gradually, suddenly और with impact। तो सबसे पहले अभी ये समझ में, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग और लोड विथ इम्पैक्ट क्या होता है। ग्रेजुअल लोडिंग मतलब क्या, सपोज एक प्लेटफॉर्म या फिर बेस है जिस पे आपको 100 kg लोड अप्लाई करना है इस प्लेटफॉर्म पे। सो आप लोड अप्लाई कर रहे हो, लाइक सो यू आर अप्लाइंग लोड स्टेप बाय स्टेप, लाइक 10 kg, 20, 30, 40 and up to 100. So this is the way in which you are adding the weight or you are loading इज नोन एज अ ग्रेजुअल लोडिंग। आप स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आप जो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है, आपकी डिजायर्ड इंटेंसिटी आप अचीव कर रहे हो। मतलब 100 kg ये टारगेट था, लेकिन आपने अप्लाई कैसे किया, 10, 20, 30, 40, 50 और 100 kg तक आपने अप्लाई किया। जेंटली यू आर पुटिंग योर वेट बट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप।
So this is known as gradual loading. Clear? Now next term is sudden loading. अब sudden loading मतलब क्या? फिर से सेम प्लेटफॉर्म है या फिर वेइंग पैन है और आपका टारगेट क्या है? 100 kg वेट आपको इस पर अप्लाई करना है. सो यू आर पुटिंग डायरेक्ट 100 kg वेट बट जेंटली, बस आपने धीरे से डायरेक्ट पैन पे 100 kg वेट रख दिया. तो ये हो गया आपका सडन लोडिंग. डेफिनेटली जो कुछ भी इस वेट की वजह से जो कुछ भी प्लेटफॉर्म का या फिर किसी भी बॉडी का जो डिफॉर्मेशन होना है उसमें डिफरेंस आएगा. आप ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इस पर जो शॉक आएगा वो कम आएगा, इसका बॉडी का जो डिफॉर्मेशन है वो कम होगा. अगर आपने सडनली पूरा का पूरा 100 kg एक साथ रख दिया तो डेफिनेटली डिफॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ओके, क्योंकि आपने अब धीरे धीरे बॉडी की जो नेचर है उसके हिसाब से नहीं, आपने डायरेक्टली 100 kg रख दिया. सो एक ज़्यादा शॉक, ग्रेविटी की वजह से एक ज़्यादा शॉक भी उस पर आ रहा है बाय इट्स ओन वेट. सो दैट ड्यू टू सडन लोडिंग इसका डिफॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ओके, जो डिफॉर्मेशन रहेगा, डिफॉर्मेशन दैट मीन्स चेंज इन शेप और साइज वॉट एवर. सो ये हो गया आपका सडन लोडिंग कि आपने 100 kg डायरेक्ट अप्लाई कर दिया. नाउ द लास्ट वन दैट इज अ लोड अप्लाइड विद इम्पैक्ट. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड अगेन it is required to apply 100 kg. If your 100 kg weight is to be dropped out on this platform from particular height h. देखो पहले केस में हमने स्टेप बाय स्टेप 10, 20, 30, 40 ऐसे कर करके 100 kg अप्लाई किया, तो इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे ग्रेजुअल लोडिंग. ओके, सेकंड इसमें हमने जेंटली पूरा का पूरा 100 kg का जो वेट है वो उठाया और जेंटली रख दिया. जेंटली मतलब धीरे से रख दिया, हमने कोई हाइट यूज़ नहीं की उस पर. ओके, कोई शॉक, एक्स्ट्रा शॉक हमने प्लेटफॉर्म को नहीं दिया. दैट इज नोन एज अ सडन लोडिंग. एंड द लोड विद एन इम्पैक्ट इज व्हाट? इम्पैक्ट मतलब क्या? वही 100 kg का लोड आपने पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप अगर किया, ठीक है, तो अगर हाइट से अगर हमने ड्रॉप किया तो इसमें डैमेज ज़्यादा आएगा इस बॉडी में. ओके, डैमेज ज़्यादा आएगा, इसलिए फिर यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है, जो डिफॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा आएगा. ओके, मैक्सिमम रहेगा डिफॉर्मेशन. सो अगर हम कंपेयर करेंगे ये तीनों टाइप, तो सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन इम्पैक्ट में आएगा, मीडियम सडन में आएगा और सबसे कम ग्रेजुअल में आएगा. गेटिंग क्लियर है? सो टाइप्स ऑफ लोडिंग समझ में आ गए. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. इसमें 3 डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट डेरिवेशन इज ऑफ एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी. तो हमें स्ट्रेन एनर्जी का ही एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. ओके, बट कंडीशन इज व्हाट? व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली ओवर द बॉडी. अगर लोड ग्रेजुअली अप्लाइड करना है तो इस केस में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? सो डेफिनेटली अब सेकंड डेरिवेशन क्या होना चाहिए? बस लोड का जो नेचर है वो चेंज होगा. व्हेन लोड इज अप्लाइड सडनली या फिर व्हेन लोड इज अप्लाइड with impact. So this might be the kind of or the nature of load applied. So the first expression is, ये important है, एग्जाम में है, तीनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन 100% एक बार पूछते ही है. ठीक है, तो तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों प्रिपेयर करने हैं फॉर सेफर साइड. ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली. तो आपको डायग्राम दिख रही है और कुछ नोटेशन दिख रहे हैं. ओके, सो figure shows load extension diagram of a body under tensile test. तो जो बॉडी आपको दिख रही है यहाँ पे, सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं. एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एक्सटेंशन डिनोटेड बाय एक्स. ओके, एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ लोड. ओके, सो मतलब क्या है? जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी में एक्सटेंशन आएगा. डेफिनेटली यही होगा. और लोड कैसे अप्लाई हो रहा है? ग्रेजुअली हो रहा है. मतलब पहले लोड 0 था, बाद में सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 100 वॉट एवर जो कुछ भी वैल्यू है, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है, तो हमने 10 से स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे 0 to 100 स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. वैसे ही अकॉर्डिंगली जैसे जैसे लोड अप्लाई हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे एक्सटेंशन भी आएगा. सो दिस इज अ आइडियल डायग्राम, थ्योरेटिकल डायग्राम. ओके, सो लोड P performs. Now figure shows load extension diagram
the body under tensile test. What is a tensile test? Tensile test indicates as load increases, body may get deformed or having extension with respect to load. Now the load P performs work in stretching the body. जैसे जैसे लोड P हम अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे बॉडी स्ट्रेच हो रही है. ओके, सो दिस वर्क will be stored in the body as a strain energy which is recoverable after the load P is removed. क्या बोला गया है कि जैसे जैसे अगर लोड अप्लाई हो रहा है, मतलब कोई तो भी स्ट्रेचिंग इफेक्ट हम बॉडी में दे रहे हैं, तो अगर स्ट्रेचिंग इफेक्ट दे रहे हैं तो स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होगी. बराबर है. कौन सी एनर्जी? जैसे हमने अभी लास्ट डेफिनेशन में डिस्कस किया था, स्ट्रेन एनर्जी. सो स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होगी. और क्या है, इट इज़ रिकवरेबल आफ्टर लोड पी इज रिमूव. अगर हमने लोड रिमूव कर दिया तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में भी आ जाएगी बॉडी, मतलब वो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी सपोज. सो अलग अलग नोटेशन यूज़ किए. सपोज फर्स्ट लेटर इज पी. पी इज वॉट? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. लोड कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. सो लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली. एक्स इज वॉट? एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी. बॉडी में जो एक्सटेंशन आ रहा है या फिर स्ट्रेच आ रहा है वो. ए इज वॉट? क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सपोज बॉडी अपने एक सिलेंड्रिकल बार लिया है. सो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, ये अगर आपने बॉडी स्क्वायर लिया है, स्क्वायर मतलब जो अपने रॉड लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर स्क्वायर है सपोज वो, तो ये डिपेंड, ये जो टर्म है ए, ये क्या डिफाइन कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी. क्रॉस सेक्शनल एरिया. Now L is length of the body. So this will be the length of the body, or in this diagram this will be the length. Okay. Then volume of the body. Volume is area into length. We know very well. अगर मुझे सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, π/4d² इंटू एल. मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम इज वॉट? एरिया इंटू लेंथ. ओके. नाउ E is what? Young's modulus of material of body. Young's modulus क्या है? उस मटेरियल का जो बॉडी हमने कंसिडर किया, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस वैल्यू. एंड द यू जो हमें कैलकुलेट करना है, यू नोटेशन लिया हमने स्ट्रेन एनर्जी के लिए. सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी. एंड वन मोर लेटर इज देयर, सिग्मा. सिग्मा इज स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू विच लोडिंग? ग्रेजुअल लोड. ग्रेजुअल लोड. ओके. सो इतने नोटेशन हमने यहाँ पे कंसिडर किए. क्लियर? सभी नोटेशंस क्लियर है अभी? नाउ सबसे पहले नाउ वर्क डन ऑन द बॉडी. बॉडी पे वर्क डन कितना रहेगा? देखो वर्क डन कितना रहेगा. वर्क डन क्या रहेगा? हमेशा वर्क डन रहता है जैसे ये फोर्स और डिस्टेंस या फिर लोड और एक्सटेंशन की डायग्राम है. लोड एक्सटेंशन डायग्राम में जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ रहा है. तो सपोज हमने इतना ग्राफ कंसिडर किया है, ठीक है, इतना ग्राफ कंसिडर किया हमने. तो इस ग्राफ में जो एरिया कवर किया है इतने ग्राफ में, वो हो गया उसका वर्क डन. तो वर्क डन कितना हुआ? ये ट्रायंगल हुआ. सो वर्क डन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन. ओके. सो वी कैन राइट लाइक हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इसमें x है और हाइट इसमें p है. ओके. ये हो गया आपका, क्या हो गया? वर्क डन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. नाउ लोड P कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, लोड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया. लिख दिया हमने. एंड द एक्सटेंशन x इक्वल टू क्या था? और हम dl से उसको रिप्रेजेंट करते थे.
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लगे तो डी एल इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, पी एल बाय ए ई, फर्स्ट यूनिट का फॉर्मूला है, बहुत बार लिखा है हमने, ओके। एक्स या फिर डी एल, हमने यहाँ पे एक्स लिखा है इसलिए एक्स इक्वल टू, सो एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डी एल इक्वल टू पी एल बाय ए ई। फिर पी बाय ए क्या है, पी बाय ए क्या है, पी बाय ए इज सिग्मा, सो कैन आई राइट लाइक सिग्मा, बाकी जो एल एज इट इज़ है और नीचे ई एज इट इज़ है, तो ये हो गया आपका एक्स, मतलब एक्सटेंशन हमने सिग्मा की टर्म में लिखा है, और लोड भी हमने सिग्मा की टर्म में लिख के रखा है, ओके। सपोज मैं इसको 1 लिख देता हूँ, ये 2 लिख देता हूँ। ये जो प्रीवियस इक्वेशन है अभी वर्क डन का, सपोज इक्वेशन ए लिख दिया हमने, सो वर्क डन, इसमें मैं पी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुटअप करूँगा, ओके। सो वॉट एवर दी वैल्यूज, तो वर्क डन वी कैन राइट लाइक इक्वेशन ए, प्रोसीड, वर्क डन इज हाफ इंटू पी इंटू एक्स, सो हाफ इंटू पी क्या है, सिग्मा इंटू ए, इंटू एक्स कितना है, एक्स इज सिग्मा इंटू एल बाय ई, सो वर्क डन इक्वल टू हाफ, देखो सिग्मा सिग्मा मतलब वी कैन राइट लाइक सिग्मा स्क्वायर, ए सिग्मा स्क्वायर हो गया, ए हो गया, यहाँ पे एल भी है और नीचे ई भी है। अभी हमने इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि देखो वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं हम, सो वर्क डन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल को लिख सकते हैं हम वी बाय ट्वाइस ई, and work done is nothing but the energy stored, hence strain energy that is capital U equal to work done equal to sigma square into V by twice E। तो ये हो गया आपका फाइनल आउटपुट, लेकिन तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ई बाय ट्वाइस, सॉरी सिग्मा स्क्वायर इंटू वी है, जस्ट ए मिनट, sigma square into V by twice E. So this is the value of strain energy when load is applied gradually. क्लियर हुआ है, समझ में आ गया ये पार्ट। क्या किया हमने इस डेरिवेशन में, सबसे पहले हमने डायग्राम कंसिडर की लोड वर्सेस एक्सटेंशन, तो जैसे जैसे धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है जैसे ही धीरे धीरे एक्सटेंशन बढ़ेगा, गॉट इट, क्लियर। देन वैल्यू ऑफ लोड राइजेस फ्रॉम 0 अप टू मैक्सिमम एंड रिस्पेक्टिवली एक्सटेंशन विल ऑकर। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ओके, लोड एक्सटेंशन और लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ, वो क्या बनेगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ओके। सो वी हैव कंसिडर्ड डिफरेंट नोटेशन, लोड, एक्सटेंशन, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, देन यंग्स मॉडुलस, देन स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने नोटेशन यूज़ किया कैपिटल यू, एंड सिग्मा इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड। सो कहाँ से स्टार्ट किया हमने, वर्क डन ऑन द बॉडी, सो व्हेन द ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, वर्क डन इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN, मतलब जो उस ग्राफ की वजह से जितना एरिया कवर हुआ है, शेडेड ग्राफ, वो पूरा का पूरा एरिया, सो ग्राफ इज ट्रायंगल OMN, सो ट्रायंगल है इसलिए उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू आई, सो अकॉर्डिंगली हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ओके। नेक्स्ट, अब फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में था हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमने लोड को लिख दिया सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया था, इसलिए लोड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया कर दिया, और जो एक्स था एक्सटेंशन, सो एक्स के लिए क्या किया हमने, हमारे पास में फॉर्मूला था PL/AE, तो P/A क्या है, सिग्मा लोड अपॉन एरिया इंटू L/E एज इट इज़। तो बस ये दोनों वैल्यू हमने हमारी इक्वेशन में यूज़ किए, तो हमें दोनों वैल्यू मिल गए थे, तो हमने वर्क डन पहला इक्वेशन एज इट इज़ कंटिन्यू किया, 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन, सो हाफ लोड इज व्हाट, सिग्मा इंटू एरिया,
extension is sigma into L by E. Got it? Clear? Then again हाफ सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे है 2 सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, एरिया इनटू लेंथ एज इट इज़ बाय ई. हमें पता है ए इंटू एल इज़ वॉट वॉल्यूम, सो सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई. तो ये हो गया आपका वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग बट दी स्ट्रेन एनर्जी. ओके, वर्क डन कितना हुआ, जितनी एनर्जी उतना वर्क डन होगा, इसलिए एनर्जी और वर्क डन को हमने इक्वेट किया. सो फाइनली U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई. ओके, so the next term is proof resilience. जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी कि प्रूफ रिजाइलेंस क्या है, तो प्रूफ रिजाइलेंस क्या था, प्रूफ रिजाइलेंस इज टोटल और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, बट कंडीशन क्या थी, बट व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट. तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है, मतलब जो सिग्मा है उसमें, उस इक्वेशन में, वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट वाला स्ट्रेस होना चाहिए. ओके, देखिए तो ये भी मिटा देता हूँ, हमने ऑलरेडी लिखा ही है इक्वेशन की वैल्यू नीचे, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई. ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई. इस पे हम प्रूफ रिजाइलेंस क्या है ये लिख सकते हैं, प्रूफ रिजाइलेंस. तो एक्चुअली ये क्या है जो हमने अभी इक्वेशन निकाला, यू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी या फिर रिजाइलेंस. तो ये हो गया रिजाइलेंस. प्रूफ रिजाइलेंस क्या है, इसी के बेसिस पे प्रूफ रिजाइलेंस इज व्हाट, यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बट स्टार, मैं स्टार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टार इंटू वी बाय ट्वाइस ई, वेयर सिग्मा स्टार is stress up to elastic limit. इलास्टिक लिमिट मतलब जो U की इक्वेशन में जो स्ट्रेस एक्ट होने वाला है उसकी वैल्यू बस इलास्टिक लिमिट में ही होनी चाहिए, तब जाके अगर वो इलास्टिक लिमिट वाला स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपको U मिलेगा, मतलब स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी, वो क्या रहेगी, आपकी प्रूफ स्ट्रेन एनर्जी या फिर प्रूफ रिजाइलेंस रहेगा. ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ. नाउ द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सडन लोड और लोड इज अप्लाइड सडनली लगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दूसरा डेरिवेशन. तो अभी जो डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको प्रिपेयर करना ही है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द डेफिनेशन. ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू.